हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है बदला। कहानी के पहले एपिसोड मजबूरी में आपने सुना कि सुनील को नौकरी तो मिली, लेकिन उसके शहर से 200 किलोमीटर दूर एक गांव भगवानपुर में कंपनी ने उसके एक हफ्ता रहने का इंतजाम एक होटल में करवा दिया था। उसके लिए ये पहला मौका था जब उसे अपने घर से दूर अकेले रहना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे एक फ्लैट मिला जिसका कमरा बड़ा ही अजीब था। हालांकि सुनील को वो मकान बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मजबूरी में उसे वहीं शिफ्ट होना पड़ा। पहले दिन ही सुनील ने महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा था। अब आगे आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। हवाओं की आवाज आप सुन सकते थे। रह रहकर कुत्ते के भौंकने की आवाज से दिल दहल जा रहा था। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि होटल का कमरा इससे तो बेहतर था। कम से कम रास्ता तो नजर आ रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिस्तर हिल रहा है। मैंने मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बिस्तर का हिलना कम नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैंने बहुत हिम्मत करके मोबाइल उठाकर डायल बटन दबाया। चूंकि आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी से बात की थी तो उसका ही नंबर लग गया। मेरी पत्नी ने फोन रिसीव किया और कहा, हेलो। मैंने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनते ही कहा, हेलो तन्नू, यहाँ बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तन्नू, थोड़ी देर पहले मेरा पूरा बिस्तर हिल रहा था। क्या बात कर रहे हो सुनील? ऐसा मुमकिन है क्या? मैं सच बोल रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा पूरा बिस्तर हिल रहा था। मेरा विश्वास करो प्लीज। तुमने प्रेशर की दवाई ली थी क्या? नहीं, लो प्रेशर की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है। मुझे खुद कितनी बार ऐसा महसूस हुआ है, तन्नू ने मुझे समझाते हुए कहा। लेकिन तुमने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अरे बाबा, ये सब छोटी छोटी बातें क्या बताऊं। तन्नू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मौसम भी देखो ना, कितना खराब हो गया है। बहुत बारिश हो रही है। तुम ज्यादा सोचो मत। अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद की एक गोली खा लो और सो जाओ। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए लग रहे हो? तन्नू, बिजली चली गई है। टॉर्च कैरी कर रहे हो ना? हाँ। मैंने अंदाजे से बैग के अंदर हाथ डालकर टॉर्च तलाश करने लगा। जैसे ही टॉर्च मेरे हाथ लगा, मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने टॉर्च को फौरन ऑन करके कमरों के चारों तरफ देखने लगा और फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, तन्नू, इस नौकरी के चक्कर में क्या क्या देखना पड़ रहा है। तन्नू, जब तक लाइन नहीं आ जाए ना, तुम प्लीज़ फ़ोन मत रखना। हाँ हाँ बाबा, मैं फ़ोन नहीं रखूँगी। कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। हे भगवान, बचा ले मुझे। मेरे मुंह से बेसाख्ता ये आवाज़ निकली। अब क्या हुआ? तन्नू, दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। मैंने घबराते हुए कहा, जाके देखो कौन है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जरूर कोई प्रेत आत्मा होगा। ओफो, इसीलिए कहती थी कि इतना हॉरर मूवीज मत देखो। तुम फोन मत काटना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो? अरे बाबा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं लाइन पर हूं, तुम दरवाजा खोलो। मेरे पांव मन मन भर के हो चुके थे। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। मेरी पत्नी ने फिर से पूछा, क्या हुआ? कौन है दरवाजे पर? मैंने धीरे से कहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है तन्नू। ओफो, तुम जाओ दरवाज़ा खोलो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो 2-4 कदम कितने मुश्किल थे मेरे लिए। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दरवाजे की कुंडी खोली। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र यही कुछ 20-22 साल की होगी। दुबला पतला, सौला रंग, आंखों में आंसू, कपड़े फटे हुए, सामने खड़ा सिसकियां ले रहा था। मेरी पत्नी ने पूछा, कौन है दरवाजे पर? कोई लड़का है, लगता है परेशान है बेचारा। मैंने दबे लफ्ज में कहा, कौन हो और क्या चाहिए? सर, हम मनोजीत, विक्रमजीत का छोटा भाई। दादा हमको बहुत मारा और घोड़ से भी निकाल दिया। मैंने अपनी पत्नी को कहा, तनु, मैं
फ़ोन रखता हूँ, कल बात करूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट एंड टेक केयर। मैंने मोनूजीत को गौर से देखा। चेहरा तो विक्रमजीत से मिल रहा था। मुझे विक्रमजीत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। ऐसा कोई अपने भाई को मारता है क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर मैंने मोनूजीत को अंदर आने को कहा। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ? विक्रमजीत दा ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? मैंने हैरानी से पूछा। ओ हमको एकदम पसंद नहीं करता है, बहुत मारता है सर, हमको आज घर से निकाल दिया। लेकिन बिला वजह कोई किसी को क्यों मारेगा भला? हम उसका अपना भाई नहीं है ना। क्या? सर हमारा माँ और उसका माँ अलग है, किंतु बाबा एक है। मतलब तुम दोनों सौतेले भाई हो? है सर। और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मैंने पूछा। हमारा माँ तो मामा बाड़ी में मामा का सॉन्ग रहता है। बाबा हमको पढ़ने के लिए यहाँ ले आया, लेकिन विक्रमजीत दा मौत खाकर हमको बहुत मारता है। बोलता है हम तुमको जान से मार देगा। अच्छा, ऐसे रोते नहीं। कल मैं बात करता हूँ विक्रमजीत से। ऐसा कोई किसी को मारता है क्या? मुझे भी ना जाने क्यों तैश आ गया। सर आप कल दादा से बात मत करो, हमारा मान नेक्स्ट सप्ताह आ जाएगा तो हम लोग दोनों अपना मामा का घर चला जाएगा। कल बात करने से हमको यहाँ भी रहने नहीं देगा। मैंने और कुछ नहीं कहा। सर हम आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमको सिर्फ सोने के लिए 3 दिन इस घर में जगह दे दो। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो वैसे ही अकेले में घबराता हूं। अब 3 दिन तक उसके रहने से मुझे कम से कम नींद तो आ जाएगी। डील बुरी नहीं थी। मैंने फौरन उससे पूछा, अगर विक्रमजीत को पता चला कि तुम यहां मेरे साथ मेरे कमरे में हो तो वो कुछ बोलेगा नहीं? सर आप किसी को कुछ मत बोलो हमारा बारे में, नहीं तो विक्रमजीत हमको इधर भी नहीं रहने देगा। मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहूंगा, तुम खाना कहाँ खाओगे? सर वो क्रॉसिंग पर जो होटल है पोती पावन होटल, उसका मालिक का बेटा कौशिक मेरा बंधु है, हम उधर ही खा लेगा। और सारा दिन रहोगे कहाँ? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। सर प्लीज हमारा थोड़ा मदद कर दो, हम अपना माँ का साथ नेक्स्ट सप्ताह में गांव चला जाएगा, उसका बाद हम आपको एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर विक्रमजीत आकर मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला तो? सर आप हमारा बारे में किसी को नहीं बोलेगा तो विक्रमजीत को कैसे पता चलेगा? वो तो हमको ढूंढता भी नहीं है। सर उसको हमारा एकदम परवाह नहीं है, वो सिर्फ टाका को चिंता, टाका सब कुछ है उसके लिए। वो तो मुझे पहले दिन ही पता चल गया था, पैसा का लालची आदमी है। मैंने मोनीजीत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कमरा खाली है और रात बहुत हो चुकी है, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, तुम सो जाओ, मैं कल बात करूंगा। मोनोजीत ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है दादा, हम तुम्हारा ये एहसान को भी नहीं भूलेगा। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और मैं वापस अपने बेड पर लेट गया। बिजली अब भी नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। शायद मुरजीत के कमरे में आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो गया था। मैं कुछ देर तक ये सोचता रहा कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। अपने ही भाई को पैसे के लालच में आधी रात को घर से निकाल दिया। विक्रमजीत तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं था, लेकिन आज वो मेरी नजरों से भी गिर गया। बास्टर्ड मेरी जबान से निकल गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो मुरजीत अपने बिस्तर पे नहीं था। हो सकता है सुबह होते ही वो कमरे से निकल गया हो ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, देखा सुबह के 8:30 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लंच में मैंने देवदुलाल को बुलाया और उससे पूछा, ये विक्रमजीत कैसा आदमी है?
कैसा आदमी है आम्ही कुछ बोलम ना सर. नहीं, मेरे बोलने का मतलब है, मुझे तो ये विक्रमजीत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. देखा नहीं पहले दिन कैसे बिहेव कर रहा था. बिल्कुल पैसे का लालची आदमी मालूम होता है. एकदम ठीक सर. वो सिर्फ टाका चिंता है और उसका बाद मौत. उसका बस चले तो सुबह से ही मौत का आटा में बैठ जाए. थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं देवदुलाल से मनोजीत के बारे में भी पूछ लूं, लेकिन अगर विक्रमजीत को पता चला कि वो कल रात मेरे घर पे था तो शायद आज वो हंगामा करे और उस लड़के से रहने की जगह भी छीन ले. मैं अपने काम में बिजी हो गया. अब मुझे घर लौटते वक्त वैसी घबराहट नहीं हो रही थी जैसे मुझे पहले दिन अकेले रहने पर सोचकर हो रही थी. मैंने लौटते वक्त मेन गेट की और अपने कमरे की डुप्लीकेट चाबियां बना ली. सोचा दोनों डुप्लीकेट चाबियां मनोजीत को दे दूंगा और कह दूंगा कि अब मेरे घर आने का इंतज़ार ना करें. अंधेरा होते ही अपने भाई की नज़रों से बचते हुए मेरे कमरे में आ जाए और इत्मीनान से रहे. रात के 9:30 बज रहे थे. मेन गेट पर ताला लगा हुआ था. मैंने ताला खोलकर चाबी नहीं लगाई, बल्कि वैसे ही तालों को लटका दिया ताकि मनोजीत अंदर आ सके. खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटकर मैगज़ीन पढ़ने लगा. मैगज़ीन तो ज़रूर पढ़ रहा था, लेकिन दरअसल मुझे मनोजीत का इंतज़ार था. ठीक 11:30 बजे मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ. मैंने आवाज़ दी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ. बड़ी हैरानी की बात थी कि मेरे इतने ज़ोर से बोलने पर भी मनोजीत कमरे में नहीं आया. मैंने फिर से एक दफ़ा कहा, मनोजीत दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ. लेकिन मनोजीत इस दफ़ा भी अंदर नहीं आया. मैं बिना कुछ सोचे अपने बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोला. मेरे पूरे जिस्म जैसे बिजली दौड़ गई हो. दरवाज़ा के बाहर कोई भी नहीं था. इसके बाद तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे. मैंने फ़ौरन अपनी पत्नी तनु को फ़ोन लगाया. फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया. मैंने फ़ौरन मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा. मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि अचानक मेरी फ़ोन की घंटी बजने से मेरा पूरा जिस्म कांप गया. देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था. मैंने घबराते हुए कहा, हेलो तनु, क्या हुआ, क्यों फ़ोन कर रहे थे? तनु, यहाँ सचमुच बहुत गड़बड़ है. क्या हुआ? तनु, अभी कमरे में 2 बार ज़ोर से नॉक हुआ, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर कोई भी नहीं था. हवाएं तेज़ चल रही है क्या? हाँ, अजीब इलाका है. शाम होते ही हवाएं तेज़ हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है. समुंदर के करीब सभी इलाके में रात के वक्त हवाएं तेज़ ही चलती हैं. इसमें नई क्या बात है? मैं बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ और मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा. मैंने अपनी पत्नी से कहा, फिर से दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है. हाँ तो जाके दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है. अगर कोई नहीं हुआ तो? ओफो, तुम जाके पहले देखो तो सही. तनु, अगर दरवाजे पे इस दफ़ा कोई नहीं हुआ ना, तो मैं अभी इस कमरे को छोड़कर किसी होटल में चला जाऊंगा. ठीक है, पहले दरवाज़ा खोलो तो सही. मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला. दरवाजे के बाहर कौन है, जानने के लिए इस कहानी का आखिरी एपिसोड विक्रमजीत सुनना ना भूलें. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.